लाहौर शहर में बढ़ती हुई डांसिंग पार्टीज़। लाहौर शहर एक सिंबल के तौर पे इस वक्त इस्तेमाल हो रहा है। ये अक्सर बड़े शहरों में देखा जा रहा है, लेकिन लाहौर में जो आदाद-ओ-शुमार सामने आए हैं हुँ। और जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जारी की है और जिसमें बहुत सारी हमारे जो टीवी चैनल के जो मीडिया पर्सन्स हैं और मुख्तलिफ लोगों ने जो रोल अदा किया है, हुँ। उसके मुताबिक जो आदाद-ओ-शुमार हैं वो ख़ासे ख़तरनाक और फ़िक्रमंदी वाले हैं। जी। लाहौर में बेदिया रोड और बरकी रोड ये ऐसी जगह हैं जहां फार्म हाउसेस के काफ़ी सैकड़ों ऐसी जगह हैं जहां रोज़ाना पार्टीज होती हैं। हुँ, पहले हुँ। गेस्ट हाउसेस वो जगह थीं जहां पे गलत कारियों के लिए लोग मिलते मिलाते थे। जी। फिर जब उसका नोटिस दिया गया तो उसके बाद अब फार्म हाउसेस पर ये कार्रवाई तकरीबन रेगुलर होती है और बताया जाता है, जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक 60% फार्म हाउसेस का इस्तेमाल रात में डांसिंग पार्टीज के लिए होता है। हुँ। इन डांसिंग पार्टीज में क्या होता है? इसमें म्यूजिक की बीट पर घंटों डांस होता रहता है और ये डांस करने वाले लड़के और लड़कियां इसके रेगुलर मेंबर होते हैं इस क्लब के। ये डांसिंग पिल्स जो कि एक्सटेसी या डांसिंग पिल के नाम से भी मिलती हैं, हुँ। इनके अंदर आइस और एमडीएम का इस्तेमाल होता है। इसकी कई क्वालिटीज़ मिलती हैं। पहले ये बाहर से आती थीं, अब ये हुँ। लोकल भी तैयार होती हैं जी। और इनकी जो ख़रीदो-फ़रोख्त है, इनकी ख़रीद 700 से 1500 में ये एक पिल मिलती है, जिसको 1500 से 3000 के दरमियान जिस भाव भी बिक जाए, बेच दिया जाता है। हुँ। ये छोटी-सी दवाई की तरह की एक गोली होती है, जिसको देख के ये गुमान नहीं होता कि ये कोई नशावर चीज़ है। अच्छा, इसमें जो बेहतर इसमें इसमें भी फिर आगे क्वालिटीज़ हैं, जिसमें ज़रा तेज़ मसाला है, हुँ, हुँ। वो 1500 से 2000 में हुँ। बिकती है हुँ। और उसको 5000 तक सेल किया जाता है। हुँ। अच्छा, इन पिल्स में ऐसा होता है कि कोई जब इन्हें इस्तेमाल करता है, तो 3-3, 4-4 घंटे तक ना उसे भूख महसूस होती है, ना कोई और तवज्जो, बस वो एक एक बटन उसका ऑन हो जाता है, जिसके नतीजा में वो इतना ज़्यादा एक हाई यानी एनर्जीज़ के साथ। स्टिमुलेंट्स के ज़ेरे हुँ। असर होता है कि उस हाई एनर्जी के साथ वो म्यूज़िक की बीट पर बस हुँ। नाचता रहता है जी। और इसमें 4-4 घंटे, 5-5 घंटे भी गुज़र जाते हैं। इस तरह की जो पार्टीज़ हैं, इनका रुझान काफ़ी ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। हुँ। इसमें रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि 3 तरह की ख़वातीन भी शामिल होती हैं। हुँ। अच्छा, ये वो ख़वातीन या लड़कियाँ जो दूसरे शहरों से लाहौर शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ जो हॉस्टल्स हैं, वहाँ जो पढ़ने के लिए या फिर जॉब के लिए आई हुई हैं, तो सारा हफ़्ता काम करने के बाद वीकेंड पर उनकी सहेलियों में से कोई या दोस्तों में से कोई उनको इनवाइट करता है कि आज तो वीकेंड है, जी। तो थोड़ा रिलैक्स भी हो जाना चाहिए, एन्जॉयमेंट का भी कोई वक़्त निकालना चाहिए अपने लिए। तो इस नाम पर इनको दावत मिलती है जी। और ये अगर गलत कार्यों में बराह रास्त शामिल ना भी हों, तो हुँ। ये उन पार्टीज़ को देखने के लिए और थोड़ा महज़ूज़ होने के लिए जब उसमें शरीक होती हैं, तो वहाँ के ऑर्गेनाइज़र की तरफ से बाकायदा इन्हें पेमेंट भी होती है। ये सारी बातें जो आपसे कर रहा हूँ, ये फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं। अच्छा, ऑर्गेनाइज़र बाकायदा तौर पे उनको 5-10 हज़ार पे भी कर देते हैं और एक आध पिल भी दे देते हैं सैंपल के हाँ। तौर पे, जी। जी। ताकि महफ़िल की रंगीनी में इज़ाफ़ा हो जाए और वहाँ फिर ये भी डांस पार्टी में हिस्सा लेने लगती हैं। ख़वातीन की दूसरी टाइप वो है, जो कि डिवोर्स्ड हैं और ख़वातीन की जो तीसरी टाइप है, ये वो है जिन्हें पहले इसी पेशे से वाबस्ता समझा जाता था, अब उनकी शमूलियत इस तरह की पार्टीज़ में होती है। इसमें इस तरह की पार्टीज़ में शिरकत करने वाले जो लड़के हैं, वैसे तो वहाँ दावत दी जाती है कि कपल्स शरीक हों और उसका टिकट कोई 15 से 20 हज़ार तक मालियत का होता है। लेकिन अगर कोई लड़का अकेला भी इसमें शिरकत करना चाहे तो उसको आने दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि आपको कंपनी करने के लिए जो लड़की आपके साथ टाइम स्पेंड करेगी उसके पैसे पार्टनर हम देंगे। पार्टनर हम देंगे, हुँ। उसके पेमेंट 5-10 हज़ार इज़ाफ़ी होगी। अच्छा, ये जो सिलसिला है, ये बढ़ता चला जा रहा है और इसमें फार्म हाउसेस के अलावा ऐसे बड़े घर भी वो जगह के तौर पे इस्तेमाल होते हैं जहाँ की कोई पूछगछ नहीं होती। अच्छा, इसमें चूँकि ख़वातीन और हज़रात दोनों ही शरीक हो रहे होते हैं, तो रात के टाइम पे चूँकि नाके पर ख़वातीन तो पुलिस डिपार्टमेंट से होती नहीं
और हजरात जो पुलिस डिपार्टमेंट से लोग होते हैं वो भी इतना इन्वेस्टिगेट इसलिए नहीं कर पाते कि अगर कोई ख़वातीन हो तो उनकी वो छानबीन करना फैमिली समझ के उनकी इतनी ज़्यादा कोई वो इन्वेस्टिगेशन वगैरह नहीं कर पाते, ना जांच पड़ताल हो सकती है, लिहाजा ये काम चल रहा है। पहले इस तरह की पार्टीज़ के अंदर शराब, चर्स, इस तरह की चीज़ें होती थीं, लेकिन अब 60% इन फार्म हाउसेस पर जब ये पार्टीज़ होती हैं तो इनका मकसद मदहोशी में नाच और गाना और रक्स होता है और फिर सारी गलतकारियाँ होती हैं। ये जो बढ़ता हुआ मसला है, इसमें एक बहुत बहुत अहम नुक्ता जिसे हमें याद रखने की ज़रूरत है कि वालिदैन घरों में अपने बच्चों को घर से जो जाना अलाउ कर देते हैं लेट आवर्स में, 9-10 बजे के बाद भी किसी ग्रुप स्टडी के नाम पर, दोस्तों के मिलने के नाम पर, थोड़ी आउटिंग के नाम पर, ऐसे गेट टुगेदर जहां वो घर वालों को मिसाल दे के कायल कर रहे होते हैं कि सारे ही लोग जाते हैं, हमें आउटिंग करने की क्यों इजाज़त नहीं है। और जब किसी ने 5-6 दिन घर पे रातें गुजारी होती हैं तो वो 7वां दिन तो समझता है कि अब तो मेरा हक बनता है कि मैं जाऊं, और फिर वापसी होती है फजर के टाइम पे। यानी आप ये देखें कि जो टाइम उठने का, जागने का है, जो ऐसा वक्त है कि जिस टाइम पे आप का जाग जाना दिन का आगाज़ है, उस टाइम पे घर पे वापसी होती है। सो ये सारे जो पहलू हैं, ये एक लम्हा फ़िक्रिया है हम सब के लिए कि बढ़ता हुआ नशे का ये इस्तेमाल, ये अंदाज़, ये पार्टीज़ जिस जनरेशन को जन्म दे रही है, वहाँ कितने ज़्यादा मसाइल हैं। इसमें फिर बहुत सारे ऐसे वाक़यात भी होते हैं, जैसे हाल ही में लाहौर में अहमद जावेद का जो एक नौजवान का जो मर्डर है, वो भी ऐसी ही एक पार्टी का हिस्सा था, जहां वो और कुछ दूसरे नौजवान और एक लड़की शरीक थे। उस लड़की के साथ अहमद जावेद भी दोस्ती रखते थे, चाहते थे, और जो दूसरी पार्टी थी, 2 लड़के थे, वो भी थे। और फिर इन दोनों के दरमियान ये जो फायरिंग का तबादला हुआ तो उसमें अहमद जावेद को जान से हाथ धोना पड़ा। इसके पीछे जो सोच होती है ना नौजवान नस्ल की, वो ये है कि इट इज़ जस्ट अ फन, और ये हमारा बड़ा राइट है, और ये राइट टाइम है जहाँ पे कि हम इन पार्टीज़ में हम नहीं जाएंगे तो कौन जाएगा। अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने बहुत ही एक फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू भी की है अभी, ये अलार्मिंग भी है। यानी ये जो आपने रेशो बताया है, फैक्ट्स बताए हैं, ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा हमें रूटीन में हम जो हमारा प्रोफेशन है सुनने को मिलते भी हैं। तो ये अलार्मिंग सिचुएशन है सोसाइटी के लिए, स्पेसिफ़िकली पेरेंट्स के लिए जो हॉस्टल में बच्चों को भेजते हैं पढ़ने के लिए, और उनका मकसद सिर्फ ये होता है कि अब क्योंकि एक हमने गोल सेट किया है कि ये अपनी डिग्री मुकम्मल करे, और डिग्री मुकम्मल करने में फिर बच्चे को अब बिल्कुल भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती उसकी, सिर्फ इस वजह से कि अपना पढ़ तो रहा है ना, उसका सेमेस्टर क्लियर हो रहा है, उसकी डिग्री मुकम्मल हो रही है, दैट्स इट। और इसमें फैमिली ये भी नहीं चेक करती कि बार बार के जो पैसे मंगवाना, फिर घर वापस ना आना, यानी रूटीन में ये हमें कंप्लेंट सुनने को पेरेंट्स आके बताते हैं कि जब हम इसे घर कहते थे तो ये आता नहीं था, आता था तो सोए में ही इसका पूरी छुट्टियां गुजर जाती थी, सो के ये वापस चला जाता था। तो बेसिकली ये जब बच्चे जब ये सब कर रहे होते हैं, या हमारी यूथ ये कर रही होती है, या जैसे कोई भी जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, तो हर कोई अपना गोल अचीव कर रहा होता है, ये सोचे समझे बगैर कि वो नुकसान कितना कर बैठे हैं अपना, या किसी भी फैमिली का, या किसी भी लड़के का जो कि जिसके ऊपर उसकी फैमिली डिपेंडेंट है। इसके बारे में भी मेरा ख्याल है मोहसिन साहब, राइट एक्शन की ज़रूरत है। अगर हमारी गवर्नमेंट ख़ास तौर पे इस पे राइट एक्शन नहीं लेगी, और मेरा ख्याल है कि अगर हम खुद से शुरू करें ना, जैसे पेरेंट्स, और पेरेंट्स के लिए जो आपके ख्याल में पेरेंट्स को कहाँ से शुरू करना चाहिए? ये तो उनकी अपब्रिंगिंग का जो टाइम है, 7 साल से पहले जब वो बहुत छोटे हैं और बात को सुनना समझना शुरू हुए हैं, तो बच्चा तो जिन आँखों से देख रहा होता है, वो अगर 3 साल का भी है तो उसकी आँखें दुनिया का सबसे तेज़ कैमरा समझा जाता है कि उनकी आंखों के ज़रिए जो पैगाम उनके ब्रेन में रिकॉर्ड हो रहा है, तो वहाँ उस वक्त उनसे मकालमा करते हुए उनके अंदर ये शऊर डूज और डॉट्स के बारे में पैदा करना। बिल्कुल। फिर उनकी जो सोशल स्किल्स हैं 7 से 12 साल के दरमियान जब आप उन्हें लेके जाते हैं, तो उस वक्त फिर उनकी अपब्रिंगिंग और वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो एक ताल्लुक़ है, जो कि ज़्यादातर डांट डपट का ताल्लुक नज़र आता है या लाड प्यार का ताल्लुक नज़र आता है। ये दोनों एक्सट्रीम नज़र आती हैं, या तो बहुत ज़्यादा लाड प्यार है, मर्जियाँ पूरी करना है, या फिर डांट डपट और सख्ती है।
ये बादुकात यानी वालिद को हम देखते हैं कि वो ज़्यादा डिसिप्लिन करने वाले निज़ाम पर कारबंद होते हैं, जी जी और जो माएँ हैं वो उनके लिए कुशन दे रही होती हैं, और जिसके नतीजा में माएँ तो उनकी बेस्ट फ्रेंड बन जाती हैं बकौल उनके, और फादर जो हैं वो एक बहुत ही जालिम बाप के तौर पे सामने उनकी आते ज़िंदगी में सामने आते हैं। तो ये वाला जो काम है, अच्छा, और कई दफ़ा जब हम लोगों से बात करते हैं, काउंसलिंग के इस फील्ड में काम करते हुए बहुत सारे लोगों से मुलाकातें होती हैं, लोग अपने मसले लेके आते हैं हमारे पास, तो जब हम उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि दो ही तरीके यानी जो हैं, जैसे कि हमने उसे लाड प्यार करके भी देख लिया है और सख्ती करके भी देख लिया है। तो फिर मैं उनसे सवाल पूछता हूँ कि क्या आप उस तीसरे तरीके को भी जानते हैं जो कि बातचीत का तरीका है? तो वो हैरान हो के पूछते हैं कि तीसरा, यानी इनके अलावा भी कोई तरीका हो सकता है? तो फिर हम उनको टफ लव प्रिंसिपल्स की बात करते हैं, असर्टिव कम्युनिकेशन की बात करते हैं, और वो ये सुन के हैरान हो रहे होते हैं कि गुस्से में आए बगैर अपने मौक़िफ़ को, अपनी वांट, नीड और फीलिंग को एक्सप्रेस करते हुए, ताल्लुकात को ख़राब किए बगैर किस तरह से दूसरे को पैगाम दिया जा सकता है जो कि पुरअसर होता है, और किस तरह से मोटिवेशनल इंटरव्यूइंग के ज़रिए, महज सवालात के ज़रिए किसी की के अंदर सोच का रुख उस तरफ मोड़ा जा सकता है जिस तरफ उसकी ज़िंदगी की बेहतरी है।